ऑनलाइन एक्सेस बंद कर दिया गया होगा। है। ऑनलाइन एक्सेस बंद कर दिया गया। आपके कोई भाई बंधु ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, तो उनकी बंद करेंगे अब। हैं। हाँ, हेडिंग लगाओ आप। संघ व एवं इसका क्षेत्र। लिख दिया। ये 3 4 स्लाइडें हैं, ये लिखते जाओ। कौन से भाग में क्या आता है। भाग नंबर 1, संघ व उसके क्षेत्र, जो अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 नागरिकता सिटीजनशिप। अनुच्छेद 5 से 11 मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स। 12 से 35 डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 36 से 51 और फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। अब देखो रे, एक याद करने का तरीका बताऊं। जिस भाग के लास्ट में आपको ये ABCD मिले ना, वो नया जोड़ा गया है। ये भाग अंगुलियों पे होने चाहिए, कौन से भाग में क्या आता है। लिख दिया। इस भाग को पूरा विस्तृत कर रखा है कि इसको आपको पूरा पढ़ना है रे। हाँ। संघ सरकार, अब देखो एक बात और सा इधर देख लो। ये यहाँ से यदि कोई आर्टिकल आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहीं आती है। ठीक है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, संघ सरकार है, ये कहाँ से कहाँ तक है रे। 52 से लेके 151 तक। अब यदि आप इसको तोड़ोगे अलग अलग लेसन वाइज, तो जो आपका चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 में क्या है। कार्यपालिका। कार्यपालिका में देखो मंत्रिमंडल प्लस राष्ट्रपति, यही ही शामिल होते हैं। ठीक है। तो 52 से 78, उसके बाद में संसद, तो लोकसभा राज्यसभा और उसके उनके जो मेंबर हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, जो उनकी जो पावर्स है, उनका अध्ययन तो 79 से 122 तक। और यहाँ इसमें देखो, आपका जो नॉर्मल विधेयक, धन विधेयक एंड वित्त विधेयक, ये भी आ जाएंगे साथ में ही। ठीक है। अब राष्ट्रपति, ये राष्ट्र है रे, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है। ये किस में है, 123 में है। ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन आर्टिकल है रे। ध्यान ध्यान रखना रे।
ये यहाँ भी है और ये राज्यपाल में भी आएगा। देखो राज्यपाल में ये रहा 213। आपको याद रखना है राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213, तो लास्ट में देखो तीन तीन ही है। और वैसे दोनों में देखो एक दो तीन, दो दो एक तीन है, तीन ही संख्याएं, आगे पीछे करनी है आपको। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन से आर्टिकल के तहत आती हैं। अब क्या दिक्कत कहाँ आती है आपको बताऊं। अपन पढ़ते कहाँ है राष्ट्रपति को इसके अंदर 52 से 78 के बीच में। विधायी शक्तियां कहाँ दे रखी हैं 123 में। तो तीन ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो इसके बीच के होंगे, ठीक है, इसलिए आपको वहां प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, संघ की न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो 124 से शुरू होता है 147 तक। और जो सीएजी हैं भारत के वो 148 से लेके 151 तक। इसके बाद में राज्य सरकार को सेम भागों में तोड़ दो। कार्यपालिका, यहाँ भी कार्यपालिका, यहाँ भी कार्यपालिका। तो अपन ने शुरू में पढ़ा था कि भारत में दोहरी दोहरी कार्यपालिका है, दोहरी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और दोहरी क्या है आपकी लेजिस्लेटिव, दोनों ड्यूल है, ठीक है। तो राज्य का विधानमंडल 168 से लेके 212, 213 में कौन आ गया वापिस, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखो सीएजी एक ही होता है पूरे भारत का, इसलिए अब इसके नीचे कौन आ जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। जो सब कोऑर्डिनेट नीचे वाली जुडिशरी है वो आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट, वो आ जाएंगे सारे के सारे। और भाग 7 क्या कर दिया गया है, अरे निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, लिख दो। अब से पूरे पीडीएफ को कॉपी करना चालू मत कर देना, कुछ लाइनें आप पीडीएफ में मैच नहीं होंगी। हाँ, आपको एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट करना हो तो पढ़ लेना। कल आपके स्ट्रेटेजी के की मैंने सेकंड पार्ट डाल दिया था रात को, और उसमें मैंने एक पीडीएफ डाली है रे, पॉलिटी के अलावा, पॉलिटी के अतिरिक्त बिंदु। उस पीडीएफ में आपको अब तक जितने राष्ट्रपति बने हैं उनकी कौन कौन से की क्या विशेषता है, कोई स्पेसिफिक बात है उनकी, वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो उपराष्ट्रपति बने हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, वो लोकसभाओं का कार्यकाल, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, उनकी सबकी टेबल्स मिल जाएंगी। मूल अधिकार के, नीति निर्देशित तत्व के और मूल कर्तव्य कुछ पॉइंट्स हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं, जो आपको यहाँ मैच नहीं होंगे वो मिल जाएंगे। और लोकसभा के कुछ पॉइंट्स आपको वहां मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख लेना। वैसे वहां करवाऊंगा उनको, लेकिन एक बार देख लेना आप। वो जो अतिरिक्त बिंदु वाली उसमें 20 पेज है, मैं अभी आपको कह रहा हूँ उन 20 पेज में से आपको 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, सीपीओ वाली में अभी बोल रहा हूँ, पॉलिटी के। उन्हीं 20 पेज से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। और लोकसभा और राज्यसभा में वे सीटें जरूर याद कर लेना जो 1 2 3 है, अर्थात जिनकी संख्या, नंबर ऑफ संख्या, ऐसे स्टेट जहां 1 लोकसभा, 2 लोकसभा, 3 लोकसभा, 0, ठीक है। राज्यसभा 1 1 0 वाले जितने भी है ना वो सारे याद कर लेना चाहे। और एक मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम तो कोई है ही नहीं, मिनिमम कैसे नहीं है, 1 वाले बहुत है, 0 वाले बहुत है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है राज्यसभा और लोकसभा में, वो वैसे यूपी है, तो आप यूपी को याद कर लेना। पहले जब ये भाग 7 संविधान संशोधन नहीं हुआ था, इससे पहले इसमें चार राज्यों के 4 प्रकार आया करते थे। अपने भारत में
एकल है, दोनों में सिंगल जुडिशरी है, ठीक है, क्योंकि ये यूनियन जो जुडिशरी ऑफ यूनियन है, ये किसके, इसी के नीचे कौन आते हैं, हाई कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट के नीचे कौन आते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका में दोनों क्या है, रे अलग है, स्टेट का हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से वहां कोई लेना देना नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता। आपको एक अभिलेखीय न्यायालय पढ़ाएंगे, दोनों में आएगा, यहाँ भी एक अभिलेखीय न्यायालय आएगा, यहाँ भी एक अभिलेखीय न्यायालय आएगा, ठीक है। अभिलेखीय न्यायालय का अर्थ होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लो कोई डिसीजन दिया है या उसने कोई कार्य प्रणाली अपनाई है, तो उसको लिखा जाता है, रे उनके अभिलेख तैयार किए जाते हैं, उनको लिखा जाता है पत्रों में कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा डिसीजन दिया है, और उस साक्ष्य को स्टोर कर लेते हैं। आने वाले टाइम में ये हाई कोर्ट उनके ऊपर विवेचना नहीं कर सकते, दूसरा उनकी पालना करते हुए डिसीजन देंगे। ऐसा ही सेम हाई कोर्ट के नीचे कौन करेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट करेंगे। आपको देखो, यदि थोड़ा बहुत यदि रीजनिंग वाली ट्रिक लगाओगे ना यहाँ, तो देखो, ये देखो यहाँ जैसे इस आर्टिकल में एक तरीके से रीजनिंग की एक ट्रिक सी लग रही है कि दो तीनों नंबर क्या है, एक सी है, ठीक है। आपको है ना इन दोनों में जब पढ़ोगे ना, तो देखो ये कहां से शुरू हो रहा है, 124, ये कहां से शुरू हो रहा है, नंबरिंग एक है, ठीक है, 214, ठीक है। इधर देखना ये 147 पे खत्म हो रहा है ना। अब इसकी लास्ट वाली डिजिट पकड़ते जाओगे ना आप, तो आपको है ना इसमें सारे मैच हो जाएंगे साथ साथ। लास्ट वाला नंबर 3 4 5 वाला, तो ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बनानी है, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पढ़ेंगे एक साथ, तब मैं आपको बताता चलूंगा इसको। लिख दिया रे। देखो रे, भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, अर्थात किसकी बात कर रहा है, रे यूटी की, किसकी बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी की, ठीक है। तो 239 से 242, भाग 9 कौन है, रे पंचायत राज, ठीक है। अब देखो रे, ये पंचायत राज शुरू होता है 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है। उसके बाद नगर पालिकाएं 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, और उसके बाद में ये कहां से आया, एक रह गया, 9 बी लिखो रे बीच में, भाग 9 बी, सहकारी समितियां, अनुच्छेद है इसमें 243, जेड एच से लेकर जेड टी तक है, शायद देखना पड़ेगा इसमें, टी तक है ना। ये कौन से जोड़ी गई थी पंचायती राज वाली, अनुसूची 11, 92, 93, और वो वाली 97। सहकारी, 97 संविधान संशोधन होने के बाद, पहले नहीं थी, आज के दिन को इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इधर तो रेड वाला दिख ही नहीं रहा।
लिख लिया उधर से? लिख दिया? अगला भाग नंबर 14, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं अर्थात आईएएस एंड आईपीएस। ठीक है, जो आईएएस और आईपीएस होते हैं उनके जो निर्देशक दिए हुए हैं वो यहाँ आते हैं रे सारे के सारे। दूसरा, अरे न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण, ट्राइब्यूनल्स, इंग्लिश सही है। हाँ, न्यायाधिकरण का एक और समझो रे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, वैसे कुछ न्यायिक पावर इनको प्राप्त होती है। पूरी तरीके से न्यायिक प्रणाली नहीं है, ये अर्ध न्यायिक प्रणाली है। ऐसे केस जैसे कर वाले केस, ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो गया है उसका समझौता कराना है वो केस, ठीक है, तो वो सारे केस किसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? न्यायाधिकरण को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ट्राइब्यूनल्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। भाग नंबर 12, निर्वाचन, सबसे मेन भाग है रे। दोनों क्वेश्चन आते हैं कि निर्वाचन आयोग किस में है, 324 में है, ठीक है, और भाग कौन सा है आपका? भाग नंबर 15। भाग नंबर 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। इसके बाद भाग नंबर 17, राजभाषा। राजभाषा कितनी है आज के दिन? 22। पहले कितनी थी? 14। कौन संविधान संशोधन बता सकते हो कौन कौन से हुए थे? हैं? 21। पक्का 71? ये कब हुआ 71 वाला? और ये इसमें क्यों कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। भाषा नंबर 15। इसमें पहली कौन सी थी? है क्रम वाइज बोलो। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, और इसमें क्रम वाइज बोडो, डोगरी, पहले मैथिली, उसके बाद में संथाली। राजभाषाएं, आपातकाल के उपबंध सारे के सारे कहाँ हैं आपके? इसमें प्रकीर्णन, यानी ऐसे कुछ भाषाएं, ऐसे कुछ शब्द जिनकी व्याख्या करनी है आपको, तो वो सारे के सारे यहाँ आ गए। संविधान के संशोधन, अनुच्छेद नंबर 1 की आर्टिकल है कौन सा आपका? 368, ठीक है। भाग नंबर 21, अस्थायी संक्रमण कालीन ऐसे विशेष उपबंध है जिनको आने टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या जो संसद क्या कर देगी? खारिज कर देगी। लगभग हो भी चुके हैं, एक दो बचे हुए हैं,
लगभग सारे खारिज हो चुके हैं अब तक। और भाग नंबर 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी का प्रारंभिक पाठ यानी जो हिंदी अनुवाद है वो इसके अंतर्गत आता है सारा का सारा। ये आपके भाग 22 हो गए। इनको जोड़ोगे ABCD वालों को तो भाग पूरे कितने हो जाएंगे रे? 25। एक तो राजभाषा वाला याद रखना आपको, एक आपातकाल उपबंधन वाले याद रखने, एक संविधान संशोधन वाला, इसमें 3 ही है। और चाहे भूल जाओ सारे के सारे। लेकिन ये जरूर याद रखना संविधान संशोधन कौन से भाग में आता है, कौन सा आर्टिकल है। राजभाषा कहाँ आती है, कितने आर्टिकल से, ये आर्टिकल भूल जाओ, राजभाषा के भाग याद रखना राजभाषा वाला। निर्वाचन आयोग के भाग विथ आर्टिकल कहां तक है ये याद रखने आपको। और भाग 11 तक पूरे याद होने चाहिए। 11 के बाद में आपको ये 3 याद कर लो रे, 1 2 3 4 है ये, ठीक है। ये 15 भाग याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। नीचे वाले तो 2 भाग तो बचे ही नहीं, 21 और 22 तो ये लगभग 22 का थोड़ा बहुत फिर भी बचा हुआ है क्योंकि हिंदी अनुवाद आता है यहाँ। बाकी 21 तो पूरा खत्म हो चुका है अब तक, एक आर्टिकल नहीं बचा हुआ है इसमें। तो 370 बचा था वो भी गया, 371 बचा है बस एक अब। व्याख्या, कुछ शब्दों की व्याख्या नहीं आती कि भाई ये शब्द बार बार आएगा तो इसकी व्याख्या कर देते हैं पहले ही कि इसका अर्थ कहां पे कहां निकलेगा। है कौन सा? हाँ 67, ये 67 है, ये शायद 92 के आसपास होगा। हाँ तो मैं तो उसको यही तो बोला था, देख लो तुम लोग। नहीं ये 67 है, ये तो कन्फर्म है, ये 92 है। और ये आपका 2003 है। क्योंकि मैं बताऊं मैंने कैसे, मेरे को कैसे याद है, थोड़ा सा हिंट मैंने तभी तो उसको बोला दोबारा पूछो। मैं बताऊं क्या करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ ट्रिक जोड़ता तो पक्का हूँ। 21 है, 67 में हुआ, ठीक है। तो इसके आगे देखता हूँ तो 71 लगभग सेम मैच आ रहा है, ठीक है आ गया। अब 71 में 92 ईयर में हुआ है, तो 92 अगला संविधान संशोधन मेरे को करना है। तो ये तो मेरे, इसलिए मैं उसको बोला था कि तुम वापस देख लो, इसलिए मैं 92 लेके चलता ही चलता हूँ। और दूसरा 92 93 ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इनके ईयर अपने को दिमाग में अब तक फिट हो चुके हैं। अरे हाँ अभी एक बात गलत भूल गई थी, 73 है 74 है। मैंने 92 93 बोल दिया था, 73 74 है। और ये 97 लिख दिया रे। इतनी देर से क्या कर रहे थे? अरे नीचे वाले 2 मत लिखो, अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आए हैं। 21 22 और 19। यदि बाकी, देखो एक बात और बताऊं, यदि बाकी पूरे याद है ना और ये 3 नहीं याद हैं, तो भी आंसर सही करके आ सकते हो। लेकिन ये 3 याद है और बाकी भूल गए तो भी सही नहीं होगा। आपको आर्टिकल्स आगे से याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 213 तक के आर्टिकल याद पता होना चाहिए, 213 तक के। ये बात अभी खोपड़ी में बिठा लेना। एक निर्वाचन आयोग के आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग कहां से शुरू होता है कहां पे खत्म हो जाता है। ये आर्टिकल याद रखने हैं आपको, ध्यान रख रहे हो, अभी सुन लो। 213 तक के आर्टिकल आपको अंगुलियों पे होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल कहां से टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद निर्वाचन आयोग कहां से शुरू होता है कहां पे खत्म हो जाता है, इसके आर्टिकल, इसके अलावा किसी के आर्टिकल याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन चाहे अगला कैसे ही बना ले, इनके आर्टिकल्स पक्का आएंगे, आप वहां से उसको मैच कर लोगे। एक ही अकेला आर्टिकल है, ये तो आपको अब तक मैंने 20 बार तो बोल चुका हूं, अनुच्छेद 368। संशोधन की पावर सारी की सारी किसमें है, इसी में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये अभी 20 एक बार हो रहा जाएगा जब तक मूल अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा, इसकी कोई बड़ा खेल नहीं है। लिख दिया। अब शुरू करते हैं भाग नंबर 1, संघ व इसका क्षेत्र। देखो रे, पहले आर्टिकल नंबर 1 से लेके कितने तक आता है, ये 4 तक। तो देखो पहले एक बार आर्टिकल समझ लेते हैं, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि जो संघ है उसका नाम क्या होगा, और वह इसकी टेरिटरी है, जो इसकी बाउंड्री है, ये कहां तक फैला होगा, ये इसके क्षेत्र। इसकी बात किस में की गई है, अनुच्छेद नंबर 1 में की गई है। ठीक है, अब देखना थोड़ा डिटेल से समझते जाओ। नाम, अब देखो भारत के दो नाम चलते हैं रे, एक तो इंडिया और एक भारत। अब कुछ लोग किसके पक्ष में थे, इसके, और कुछ लोग पक्ष में किसके थे, इसके। ठीक है, तो दोनों को राजी करने के लिए नाम कर दिया गया इंडिया, जो कि भारत। इंडिया जो कि क्या है रे, एक भारत है। ठीक है, ये आपका इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। दूसरा, जो संघ है वो किसका संघ है रे, राज्यों का संघ है। अब देखो जो आर्टिकल नंबर 1 है ना, ये आपको दो चीजें डिफाइन करता है। एक तो संघ का नाम, तो संघ का नाम क्या है रे, इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, या इंडिया जो कि भारत, इतना ही है, इससे आगे है नहीं, अपन लगा चुके हैं। इसके बाद में दूसरी देता आपको राज पद्धति। राज पद्धति का प्रकार, कि भारत का संविधान है कैसा, फेडरल है या यूनियन है। अब देखो इस शब्द को आप तोड़ोगे ना, राज्यों का संघ। ठीक है, अर्थात इस संघ का निर्माण किसको मिला के किया गया है रे, राज्यों को मिला के किया गया है। ठीक है, ये राज्य संघ के द्वारा बनाए गए हैं। ये दो बातें निकलेंगी यहां से, इसको अलग से समझना। या तो राज्य से क्या बनेगा, संघ, या संघ से क्या बनेंगे रे, राज्य। ठीक है, तो इसके दो डायग्राम बनते हैं। मैं संघ को केंद्र लिख दूं, कोई दिक्कत, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये आपका केंद्र। अब देखो रे, पावर का खेल देखना, सारा यहां यूनियन और जो फेडरल है, इन दोनों में पावर का खेल है। ये राज्य, ये भी राज्य, राज्य, राज्य। अब देखो यदि संविधान कैसा है रे, फेडरल है, कैसा है, फेडरल है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको पावर मिलती है राज्यों से। एरो के निशान केंद्र की ओर आएंगे, अर्थात पावर देने वाले कौन है रे, स्टेट। किसको पावर दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अर्थात जब ऐसी कंडीशन होती है फेडरल वाली, वहां जो राज्य होते हैं ना वो मोस्ट पावरफुल होते हैं। स्टेट यहाँ क्या होंगे, मोस्ट पावरफुल होंगे। राज्य क्या होंगे, अधिक शक्तिशाली होंगे यहाँ। तो राज्य अधिक शक्तिशाली। रुक जाओ रे, यहां जब फेडरल शब्द का बात की जाएगी तो फेडरल शब्द ऐसे डिफाइन होगा कि राज्य, राज्य किसको पावर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देंगे। अर्थात ज्यादा पावर किसके पास है, राज्यों के पास है। अच्छा, मोस्ट पावरफुल ये होती है आपकी फेडरल वाली कंडीशन। लेकिन यूनियन, राज्य, राज्य ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेते हैं, अर्थात तीर का निशान राज्यों की ओर जाएगा। अर्थात मोस्ट पावरफुल कौन है यहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट है। कौन है रे, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और यह कंडीशन होती है यूनियन। यह कंडीशन कौन सी होती है रे, यूनियन। ठीक है, अर्थात यहाँ केंद्र क्या है आपका, अधिक शक्तिशाली है। अब देखो सर, क्या दोनों शब्दों का मतलब क्यों समझा रहे हो, समझाता हूं क्यों समझा रहा हूं। जो राज्यों का संघ वाला खेल है ना, वो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा इन दोनों शब्दों से।
अब देखना, अमेरिका है ना, अमेरिका, वो पूरा मेरे अकेला नहीं है, उसमें अलग अलग राज्य हैं, उनको जोड़ के एक नया देश बनाया गया है। अर्थात उस अमेरिका को, जो अमेरिका सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा है, व्हाइट हाउस में बैठा है, उसको पावर कौन दे रहा है? राज्य दे रहे हैं। अर्थात दूसरा, उनका जो संविधान है ना, जो अमेरिका वालों का है, अमेरिका वालों का संविधान एक विशेषता देता है बहुत बेहतरीन, वो अपने वाला नहीं देता। कैसे? वो ये कहता है कि अविनाशी संघ है, यानी जो संघ है ना, जो यहाँ जो संघ बैठा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको ये नॉन ब्रेकेबल है, इसको तोड़ आप नहीं सकते। ठीक है। दूसरा, इसमें एक विशेषता और है कि राज्य भी कैसे हैं रे? अविनाशी हैं, कि राज्यों को भी नहीं तोड़ सकते आप। जैसा राज्य संविधान बनाते समय था या अमेरिका बनाते समय था, वो वैसा का वैसा रहेगा, ना तो नाम चेंज कर सकते, ना सीमा में बदलाव कर सकते, ना किन्हीं दो राज्यों को तोड़कर नया राज्य बना सकते, ना एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकते। ये अमेरिकी संविधान की विशेषता है। और यह इनका संविधान ये बात की पुष्टि करता है कि ना तो राज्य तोड़े जाएंगे और ना ही संघ तोड़ा जाएगा, ना तो स्टेट टूटेंगे और ना ही आपकी सेंटर की जो पावर सरकार बैठी है वो टूटेगी। संघ बना का बना रहेगा, राज्य बने के बने रहेंगे। यह कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाती है? आपकी फेडरल। ठीक है। इसी कारण भारतीयों ने अपने संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं किया है। अब समझ में आया कि शब्द का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इस शब्द का उल्लेख होते ही ये बीच बीच में राज्य तोड़ के बना दिए गए हैं। ठीक है। जैसे उत्तरांचल बनाया गया, ठीक है, पहले। ठीक है। इसके बाद में अभी जैसे 2014 की बात कर लेते हैं, तेलंगाना बना दिया, JNK को तोड़ के यूटी बना दी दो। ये जो इसका विरोध होता, फिर यदि ये शब्द होता तो ये शब्द एक शक्ति देता, यदि लिखा हुआ होता। फेडरल है भारत का संविधान, लेकिन फेडरल शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। हर जगह किस शब्द का उल्लेख किया गया है रे? यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पे एक बात कहते हैं कि नॉर्मल परिस्थितियों में भारत का संविधान कैसा है? फेडरल ही बना रहता है। फेडरल का अर्थ कैसे हो गया? एक बात समझना, फेडरल का अर्थ हुआ कि राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अलग अलग कार्य करती हैं, दोनों की कार्यपालिकाएं अलग है, दोनों की विधान जो लेजिस्लेचर है वो दोनों की अलग है, दूसरे एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग विषय दिए गए हैं। ठीक है। ये सारे के सारी कौन सी विशेषताएं हैं? आपकी फेडरल विशेषताएं। यूनियन में कौन सी आ जाएगी? कि एकल न्यायपालिका। अब नॉर्मल कंडीशन हुई, फिलहाल जो कंडीशन है ये नॉर्मल कंडीशन है। आज के दिन मान लो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए, ठीक है, आपातकाल प्रावधान लागू हो जाएंगे। आपातकाल प्रावधान लागू होते सारी स्टेट लेजिस्लेचर क्या हो जाती हैं? भंग हो जाती हैं। और सारी पावर किसके पास चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कौन सी पावर आ जाएगा? यूनियन में। क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक यूनियन बन जाएगा। इसी कारण भारत का संविधान क्वासी फेडरल है, अर्ध परिसंघीय है। अभी बोल रहा हूं, बोलते हैं कि संघीय है, फेडरल है, बोलते हैं, लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। पूरे संविधान में जितने आर्टिकल हैं वहां हर जगह यदि संघ को रिप्रेजेंट करने का शब्द यदि कोई प्रयोग किया गया है तो वो कौन सा किया गया है? अरे यूनियन किया गया है। अब देखो, ये तो हो गया आपका संघ, कि संघ है क्या चीज। अब आते हैं क्षेत्र पे कि भारत में शामिल कौन कौन है। तो भारत में आज के दिन शामिल है, पहला वो 28 राज्य जिनकी अलग अलग विधानसभाएं हैं, जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट प्रभाव नहीं होता है, इनडायरेक्ट प्रभाव है इन पे। कौन सा प्रभाव है? इनडायरेक्ट प्रभाव है। ठीक है। दूसरा भाग आता है यूटी, संघ शासित प्रदेश। ठीक है। अर्थात इन पे डायरेक्ट प्रभाव होता है। उपराज्यपाल या मुख्य सचिव की नियुक्ति के द्वारा क्या किए जाते हैं? डायरेक्ट कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। दूसरा, होम मिनिस्ट्री इनके पास होती नहीं है। होम मिनिस्ट्री किसको ट्रांसफर हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है। और तीसरा, अधिकृत क्षेत्र। अधिकृत का यानी ऑक्यूपाई क्षेत्र। ऑक्यूपाई का अर्थ होते हैं दो, कई तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हो आप किसी क्षेत्र को। आपने संधि कर ली, जैसे भारत म्यांमार के साथ संधि कर लिया आज के दिन। ठीक है। क्योंकि भारत क्या है? ये संधि भी कौन कर सकता है? ये भी ध्यान रखना, वो ही देश संधि कर सकते हैं जो संप्रभु हों, अर्थात उनको सारे डिसीजन क्या लेने की और फ्रीडम हो, वो ही किसी देश के साथ संधि कर सकते हैं और उसका देश चलाने के लिए। जैसे म्यांमार में कुछ जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कुछ में भारत की सेनाएं काम करती हैं, ठीक है,
जैसे अभी एक का विवाद चलता रहता है, किसका विवाद चल रहा है अभी ना, एक का विवाद चल रहा है ना, भारत सेना मालदीव का। ठीक है, तो मालदीव वाला राष्ट्रपति ये नहीं कहता कि भारतीय सेना वापस जाओ, कहता है ना। तो ये सरकारों के साथ आपस में कोऑर्डिनेट किए हुए हैं, ये संधियां हैं कि हम आपका क्षेत्र संभालेंगे। जैसे बर्मा है, बर्मा में आर्मी नहीं है, नाम मात्र की आर्मी है, वहां कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आतंकवादी संगठन उठता है, उसको दबाने कौन जाती है, भारत की आर्मी जाती है। ठीक है, तो ये संधियां हैं, संधि वही लोग कर सकते हैं, वही देश कर सकता है जो कैसा हो रे, संप्रभु हो, अर्थात वो अपने फैसले लेने के लिए क्या हो, पूरी तरीके से फ्री हो। जो संप्रभु नहीं है वो संधि कर नहीं कर सकता। व्यवसाय के बहाने, व्यवसाय का बहाना, ब्रिटेन वाले व्यवसाय के बहाने तो आए थे यहाँ। ठीक है, जीत हार, युद्ध कर लिया, हार गए या जीत गए, इस तरीके से आप किसी क्षेत्र को क्या कर सकते हो रे, ऑक्यूपाई कर सकते हो। एग्जाम्पल बताओगे कोई जो भारत ने ऑक्यूपाई किए हैं? कौन कौन से? गोवा, सिक्किम, और बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हैदराबाद नहीं आएगा, हैदराबाद राज्य नहीं है। मैं राज्य की बात कर रहा हूं जो राज्य के अंतर्गत आते हैं आज के दिन, मैं राज्य की बात कर रहा हूं। ये सारे के सारे क्षेत्र या तो युद्ध के द्वारा या संधियों के द्वारा क्या किए गए हैं, ऑक्यूपाई किए गए हैं। ठीक है, भारत का, तो भारत का ये आपका पूरा अनुच्छेद नंबर 1 होता है, जिसमें भारत का क्षेत्र और संघ क्या चीज है, भारत का नाम क्या है और राज पद्धति कैसी है, वो क्या करता है, डिफाइन करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, फेडरल की तरह व्यवहार करेगा संविधान। ठीक है, लेकिन यदि इमरजेंसी प्रोविजंस लागू हो गए हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजंस लागू होने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। मैंने आपको एक चीज ये बताई भी थी कि भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है, ऐसी किसी में नहीं है कि बिना किसी अमेंडमेंट के, संविधान संशोधन के बिना ही संविधान क्या बन गया है, पूरा का पूरा यूनियन बन गया है, एकात्मक की ओर आ गया है। और ऐसे कब होता है, जब आपातकाल के प्रावधान लागू हो जाएं। ठीक है, तो ये भारत के संविधान की अद्वितीय विशेषता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 2, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना रे, 2 और 3 में, 2 और 3 एक ही बात बोलते हैं। ये बोलता है कि भारत में आप किसी भी राज्य को शामिल कर सकते हो, किसी भी राज्य को तोड़ सकते हो, लेकिन यह बाहरी राज्यों के लिए अप्लाई होता है। बाहरी राज्य समझ गए, जो भारत का हिस्सा आज के दिन नहीं है। ठीक है, किसी दूसरे देश के साथ या किसी और का राज्य है, उसके साथ ये आर्टिकल अप्लाई होगा कि भारत सरकार जैसे चाहे किसी राज्य को अपने में शामिल कर सकती है, शामिल करने से पहले उसको तोड़ सकती है, उसको विशेष प्रावधान दे सकती है। जैसे आज पीओके किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री की पावर मिली हुई है। ठीक है, भारत कल मान लो पीओके को शामिल कर लेता है, ठीक है, वापिस, तो ध्यान रखना कुछ ना कुछ विशेष प्रोविजन उनको देने ही देने पड़ेंगे। तो वो कंडीशन है। आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 बोलता है कि भारत की जो टेरिटरी है, जो बाउंड्री है, उसके अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं, उनके साथ राज्य संघ को जैसा ठीक लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसा ठीक लगे, वो उनको तोड़ मरोड़ कैसे भी पेश कर सकती है। नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमांकन कर सकती है। सीमांकन का समझ गए रे, कि बाउंड्री कर दी। ठीक है, अब देखो, एक राज्य है, इसको तोड़ सकती है, सिंगल राज्य को ही तोड़ दे अकेला। जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया था तेलंगाना में। ठीक है, और 2 जून के बाद एक ध्यान रखना, एक जीके क्वेश्चन है, बेहतरीन सीपीओ में शायद आ सकता है, कि किस दिन के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं रही है। 2 जून 2024 के बाद हैदराबाद राजधानी आंध्र प्रदेश की नहीं है। कल पूरी तरीके से 2 जून को पूरी तरीके से तेलंगाना ने कब्जा कर लिया हैदराबाद पे। अब हैदराबाद किसकी राजधानी है, केवल और केवल तेलंगाना के। जो 10 साल कॉन्ट्रैक्ट था वो कल क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये चीज ध्यान रखना, सीपीओ क्वेश्चन हो सकता है आपका। एक राज्य को तोड़ दे, ठीक है, जैसे तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश बने थे, या मान लो 2 राज्य हैं, थोड़ा सा क्षेत्र इसका लिया, थोड़ा सा इसका लिया, दोनों को मिला के तो बना दिया। ठीक है, जैसा चाहे वैसा क्या कर सकती है, राज्य बना सकती है सरकार। नाम परिवर्तन, सीमांकन, और इसके अलावा नए राज्य का निर्माण, ये पावर कौन देता है इसको, अनुच्छेद 3 देता है। अब देखो, एक दिन यदि याद हो आपको, मैंने पूरा अनुच्छेद 3 पढ़ाया था। ठीक है, अनुच्छेद 3 बोलता क्या है
कि राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करेगा कि उन राज्यों के पास जो स्टेट्स प्रभावित हो रहे हैं, इफेक्टिव हैं, इसके वजह से आप जो नया राज्य बना रहे हो उसकी वजह से क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है, तो उनके पास वो प्रपोजल जाएगा, ठीक है, और बोलेंगे भाई विचार कर लो क्या करना है, या तो सहमति दे दो या क्या दे दो, असहमति सहमति दे दो, ठीक है, या तो वो उनके पक्ष में चले जाएंगे या क्या चले जाएंगे रे, विपक्ष में चले जाएंगे। ध्यान रखना, पक्ष में जाए विपक्ष में जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, इनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, टाइम पीरियड की आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 दिन में आपको ये बात बोलनी है, 15 दिन में बोल लें ना बोल लें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सहमति दें ना दें, टाइम पीरियड जो दिया गया था उसमें फैसला दें ना दें, पक्ष में बैठ जाए विपक्ष में बैठ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रभाव नहीं पड़ने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी बातें मान सकती है और नहीं भी मान सकती। जैसे आप 2014 का आंध्र प्रदेश ही ले लो, आंध्र प्रदेश के जो लोग थे वो किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहते थे, ये बिल यहाँ से पास नहीं हुआ था, ठीक है, ये चाहते ही नहीं थे कि तेलंगाना बने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया। तो राष्ट्रपति पहले उन विधानसभाओं के पास भेजेगा जो प्रभावित है, ठीक है, अब बिल आ गया वापिस कहाँ, चाहे सहमति के साथ आए हो चाहे सहमति के साथ आए, उससे कोई फर्क अपने को पड़ने वाला नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे दोनों सदनों में पेश करेगी और दोनों सदनों में साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का अर्थ होता है अरे कि जैसे आज आप इतने मान लो इस क्लास में है तो ज्यादा, लेकिन आज आप इतने आए हो, इतने लोग आए हो ना, आपका 50+1 ये साधारण बहुमत है, जो आज के दिन प्रेजेंट है उनका 50+1 क्या कहलाएगा, आपका साधारण बहुमत कहलाएगा। उससे दोनों राज्यसभा और लोकसभा क्या कर देंगे, उसको पारित कर देंगे, ठीक है, पारित करने के बाद में राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। इसके दो प्रोविजंस याद रखना, इसके ऊपर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में मान लो कोई कंट्रोवर्सी हो गई है तो संयुक्त बैठक किसी भी कंडीशन में बुलाई नहीं जाएगी। दूसरा, एक चीज दिमाग में फिट कर लो रे, जिस्ट में आपको मैं ये लिख दूं ना कि यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया गया है, वो विधेयक वो संशोधन ये राष्ट्रपति वापस कभी नहीं लौटा सकता। जैसे वो एक बार विचार के लिए लौटाता है ना, जो उसको पावर दी गई है, जो भी बिल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किए जाएंगे उनको कभी भी राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता, उसके पास ये पावर नहीं है। ये चीज आप दिमाग में बिठा लेना। ये हो गया आपका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 3, अब बताओ कौन कौन सी है ये। संघ के और राज्य क्षेत्र, उनके न्यायिक क्षेत्र और उनके नाम। और अनुच्छेद 3 नहीं 4 में नहीं है, ऐसे राज्यसभा, राज्यसभा की सीटें। अब देखो रे एक बात बताऊं, आपने राज्य को तोड़ा तो अनुसूची 1 प्रभावित हुई ना, क्योंकि यदि नया राज्य बना तो नंबरिंग चली जाएगी, सीमांकन चेंज हो जाएंगे, न्यायिक क्षेत्र चेंज हो जाएंगे। यदि राज्य ही नया बन गया है तो राज्यसभा की सीटें भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि यदि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में किसी प्रकार के बदलाव हुए हैं तो वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये चीज अनुच्छेद क्या कहता है, आपका 4 कहता है। इसके बाद में आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, लेकिन उससे पहले लिखो फिर जा। हाँ, नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा था, अविनाशी अविनाशी संघ है, अर्थात संघ को आप तोड़ नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं तोड़ सकते। और अविनाशी राज्य है अमेरिका में तो वो भी नहीं टूट सकते किसी भी कंडीशन में। ये सीधी सी बात है। अपने यहाँ संघ तो नहीं टूटेगा जिंदगी में कभी भी, लेकिन संघ चाहे तो राज्यों को कैसे भी तोड़ मरोड़ सकता है। ये है दोनों में। स्टेटों को अलग तो तभी तो अविनाशी संघ है। मैं विनाशी राज्य बोल रहा हूं। विनाशी राज्य का अर्थ हो गया कि राज्य तोड़े जा सकते हैं, लेकिन संघ कैसा है, अविनाशी है, संघ को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे वो पंजाब वाले क्या कहते हैं कि हमें क्या दो रे, खालिस्तान दो। ये देखो रे, आपके 4 नए भाग थे, उन 4 भागों को ये 4 जो नए भाग उनके साथ क्या किया गया है वो देख लो। भाग नंबर 7 है ना,
ये 7 कौन से हटाया गया था? 7वें से हटाया गया था। भाग नंबर 6 4 क, 4 क, और ये कौन सा क है रे आपका? 14 क है। ये कौन से जोड़े गए हैं? दोनों के दोनों 42वें से जोड़े गए हैं, ठीक है। और ये 9 क और 9 ख, ये 74 और ये आपका 97 लिख दो। ये 4A है, ये उसमें आपकी हिंदी वाली में लिख दिया है, और ये 14A है। ये अपन इसको नंबरिंग ऐसी करते हैं, बाकी संविधान में आपको यही नंबरिंग मिलेगी। जो ओरिजिनल संविधान है उसमें यही नंबरिंग चलती है। लिखने की स्पीड बढ़ाओ रे, ये बहुत समझा दिया है, लिखना है पूरा। मिनट बची हैं आपके पास 10। राज्य संविधान संशोधन नहीं माने जाते। अनुसूची 1 और 4 के संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अनुसूची 1 और 4 में जो बदलाव हुए हैं वो संविधान संशोधन का हिस्सा होंगे ना, वो ऑटोमेटिक बदलाव माने जाएंगे। वैसे राज्य बनना संविधान संशोधन माना जाएगा। लेकिन अनुसूची 1 और 4 में जो बदलाव हो रहे हैं उनके लिए आप कोई नया संविधान संशोधन नहीं करोगे, ये बात है इसका, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। वो सूचियां हैं उनमें, आपको मैंने कहा नहीं था कि शेड्यूल्स कभी कभी पावर देती नहीं है। शेड्यूल्स पावर कहां से लेती हैं? आर्टिकल से लेती हैं। आर्टिकल में संशोधन हो गया तो शेड्यूल्स में माना जाएगा, बस ये बात कहते हैं। क्या भारत में क्या करामाती लोग बहुत है? मैं बताऊं बात, करे करामाती जुगाड़ी नहीं, करामाती, ठीक है। अब क्या है, इनको कोई बात यदि सही तरीके से समझा ही नहीं जाएगी ना, तो ये उसका मुद्दा बनाएंगे आने वाले टाइम पे। तो पहले वाले समझदार बहुत थे, बोले ये कोई ना कोई संशोधन कर देंगे, ठीक है, और संशोधनों की लाइन लग जाएगी, ठीक है। इसके लिए क्या है, बार बार बदलाव किए गए, तो ये तो सबको पता था कि राज्य टूटेंगे। पहले कितने थे? 14+6 थे, आज कितने हो गए? 28+8 हो गए। लिख दिया है। संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद से दो बातें स्पष्ट होती हैं। देश का नाम इंडिया जो कि क्या है रे, भारत है, और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार देश को संघ बताया गया है। संविधान में सभी स्थानों पर संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं किया गया है। अभी जो मुद्दा उठा था ना, वो इसकी वजह से उठा था रे, कि भाई इंडिया का नाम चेंज करके क्या कर दो, भारत कर दो। लेकिन उनको ये बात कौन बताए कि दोनों नाम शामिल हैं, आपको जो नाम प्रयोग करना है आप वो कर सकते हैं, चाहे इंडिया करें चाहे भारत करें। कहा? लिबर्टी? G20? अरे वो कुछ भी करें उसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे भारत शब्द का प्रयोग करो चाहे इंडिया शब्द का प्रयोग करो, आर्टिकल नंबर 1 आपको दोनों शब्द का उल्लेख करता है। बात ये है सीधी सी। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी वाले जो बंदे हैं ना, ये अधूरा ज्ञान देते हैं, तो उन ज्ञानों से दूर रहा करो। अपने संविधान में दोनों बातों का उल्लेख किया गया कि आप इंडिया ही बोल सकते हो और आप भारत ही बोल सकते हो, आपको जो उचित लगे वो बोलो आप। हाँ, वो ये इसलिए होता है, और होता ही क्या है। मुद्दे हमेशा इफेक्टिव होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका कोई तथ्य ही नहीं है। हाँ, देखो रे, राज पद्धति का प्रकार इसको कोष्टक में लिख देना। संघ
देश को संघ बताया गया है। द कंट्री हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय ए यूनियन एज ए यूनियन। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती ना वो इंग्लिश कैसे याद, इसको बोले कैसे, द कंट्री डिस्क्राइब्ड यूनियन। बीच में से हैज बीन है, एज है, ये एज है, ये गए सारे। जल्दी करो रे। आज कितनी तारीख होगी? 7। 7 में 7 जोड़े कितने हो गए? 14। यानी अगली 14 तारीख को शुक्रवार है कायदे से। तो 14 तारीख को, अब 14 यानी मैं आपको 13 तारीख तक जितनी पॉलिटी पढ़ा दूंगा उसका टेस्ट लूंगा। जितनी पॉलिटी पढ़ा दूंगा उसका टेस्ट लूंगा, और टेस्ट में जो अब्सेंट रहा वो मेरी क्लास में अगले दिन से नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही कह देता हूं। और मेरी क्लास का मैं ऑनलाइन एक्सेस आज से बंद करवा दूंगा परमानेंटली। ये जो लोग घर बैठे के क्लास ले रहे हैं ना ऑनलाइन, इनका अब से ऑनलाइन एक्सेस बंद, सभी सभी का, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। अनुच्छेद 1 है, आपको दिख नहीं रहा है? अनुच्छेद 1 है, और ऊपर वाला भाग 1, ठीक है, जिसके आगे लिखा हुआ है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। 50 नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर। डायग्राम बनाओ रे जल्दी, ध्यान रखो रे। एक एक काम करना, ये क्या है, ये यहाँ सेट नहीं हुआ था तो इस राज्य को 2 जगह तोड़ देना, समझ गए? ये डायग्राम अलग, इसमें 4 राज्य ऐसे अलग दर्शाने हैं आपको, इसमें अलग दर्शाने हैं। ये इतना काम कर लेना। ये मैंने क्या है, एक ही से दोनों तीर निकाल दिए। अब देखना रे, ओ ये तीर का खेल समझ लेना। इस फेडरल वाले में राज्य के तीर सेंटर की ओर जाएंगे, और इस यूनियन वाले में, ओहो एक ही है क्या? यहाँ राज्य जो स्टेट होते हैं मोस्ट पावरफुल होते हैं, और यहाँ आपकी जो केंद्र होता है ये क्या होता है, मोर पावरफुल होता है। इसलिए अपना भारत यूनियन है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लो कि कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसमें शामिल विषयों के ऊपर यदि स्टेट एंड सेंटर दोनों ने कानून बना दिया है तो स्टेट का कानून क्या होता है, ऑटोमेटिक ओवरलैप हो जाता है सेंटर कानून के द्वारा। और राज्य सूची के ऊपर भी, राज्य सूची के विषय के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन जब राज्यसभा अनुमति दे 2/3 बहुमत के द्वारा तभी बना सकती है, अन्यथा नहीं बना सकती। जैसे एक चीज और समझ लो रे, अभी अभी भारत में प्रशासनिक सेवाएं कौन कौन सी हैं? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, यही प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। यदि सरकार को कोई नई प्रशासनिक सेवा जनरेट करनी है, ठीक है, तो राज्यसभा का 2/3 बहुमत चाहिए। यदि सरकार चाहती है कि कोई नई प्रशासनिक सेवा ऐड की जाए तो उसको 2/3 क्या चाहिए, राज्यसभा में बहुमत चाहिए पारित करवाने के लिए। विशेष बहुमत से वो क्या होनी चाहिए, पारित होनी चाहिए। हो गया?
हाँ, इसी से तो आते हैं। प्रीलिम्स एक ही होती है, मेंस दो होती हैं। एक मेंस जो आईएएस निकालेगी, आईपीएस निकालेगी और आईएफएस निकालेगी, और फॉरेस्ट विभाग वालों की मेंस अलग होती है। दोनों की डेट अलग है, दोनों की एग्जाम की प्रोसेस अलग है। सेम प्रोसेस बना दिया। अरे एक बार इधर देख लो, टाइम हो गया। देखो, ये अम्बेडकर वाली बात मैंने आपको समझा दी है, ये आप घर से लिखोगे। देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार शांति काल में भारत क्या है, फेडरल है, लेकिन आपातकाल परिस्थिति में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। उसके उनके अनुसार संविधान में मूल प्रकृति फेडरल है, लेकिन इसमें फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि कारण है यहाँ देखो, क्योंकि अमेरिका की भांति भारत राज्यों के मध्य समझौतों के परिणाम नहीं है, राज्यों के साथ कोई समझौते नहीं है, ठीक है, बल्कि प्राचीन काल से ही भारत एक राष्ट्र रहा है, नेशन रहा है, ठीक है, जहां यहां देश के द्वारा राज्य बनाया गया, ना कि राज्यों के द्वारा क्या बनाया गया हो, देश बनाया गया हो। पहले से ही भारत है, शुरू से अपन भारत की बात करते आ रहे, ठीक है। दूसरा, भारतीय संविधान में यूनियन व फेडरल दोनों विशेषताएं हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रे क्वासी फेडरल अर्ध परिसंघीय मानते हैं। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहाँ ना तो राज्य टूटेंगे और ना संघ टूटेगा, लेकिन अपने वाले में राज्यों को जैसा सरकार चाहेगी वैसे तोड़ेगी, ठीक है, लेकिन संघ क्या रहेगा, अनब्रेकेबल, संघ कभी पर कभी नहीं टूटेगा। ये हो गई। इसके बाद अनुच्छेद के एक के अनुसार कौन से क्षेत्र भारत में शामिल हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। पहला, सभी राज्य अर्थात 28 राज्य शामिल हैं जो वर्तमान में आज के दिन इनके मध्य संघ के साथ शक्तियों क्या किए गए, बंटवारे गए हिस्सेदार हैं ये लोग, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस हिसाब से संघ क्षेत्र जो केंद्र शासित है 8 है, इनके ऊपर प्रशासन किसका होता है, सारा का सारा केंद्र गवर्नमेंट का, ठीक है। और अन्य अधिकृत क्षेत्र, ठीक है, जो ऑक्यूपाई किए गए हैं, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो, ठीक है, जैसे संप्रभु राज्य होने के नाते भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। ध्यान रखना, मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूं कि संप्रभु राज्य होने के कारण कर सकता है। यदि ये संप्रभु नहीं होता, उपनिवेश या डोमिनियन स्टेट होता, तो इसके पास ये पावर नहीं होती। संधि के अनुसार कर ले, खरीद ले, पैसा दे दे। जैसे अभी रशिया ने एक वो अपना एक अलास्का जो वो है ना द्वीप, वो रशिया का हुआ करता था, वो दिया गया है, बेचा गया है पूरा का पूरा पैसा लेके, ठीक है। तो खरीद दे, उपहार दे दे, बोले ले जाओ रे, फोकट में ले जाओ, ठीक है। लीज कर ले कि 100 साल के लिए हमारा है, व्यवसाय के लिए थे वो आए थे, और जीत हराकर युद्ध में, ठीक है। इस तरीके से आप किसी को खरीद सकते हो। दादर नागर हवेली, दमन दीव गोवा, दमन दीव पुडुचेरी और सिक्किम, ये वो अधिकृत क्षेत्र हैं जो भारत में क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। इसके बाद हैं, समझा दिया, इतना लिखे कौन, कल दोबारा थोड़ी समझाऊंगा, है क्लास डालूंगा। हाँ, अनुच्छेद 2, देखो 2 वो रहा, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य को भारत में क्या कर सकती है, मिला सकती है, तथा संसद को जो शर्तें उचित लगे, देखो वही बात आ गई है, जो शर्तें उचित लगे उनके आधार पर राज्यों क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है। यह भारत से बाहर के राज्यों के लिए प्रावधान है, क्योंकि देखो भारत कभी भी राज्य जो इंटरनल स्टेट है ना, उन्हें कभी ये पावर नहीं देगी, ये पावर कभी नहीं देगी, आज के दिन ये पावर नहीं देती किसी को भी, ठीक है। तो इसलिए, और क्या नाम है, अनुच्छेद 3, भारतीय संघ नए राज्यों का कर सकता है, निर्माण कर सकता है। वर्तमान राज्यों में परिवर्तन के संबंधित प्रावधान आगे सारे के सारे इसमें प्रावधान है। आप एक बार यहां तक लिखो, बाकी कल अपन बात कर लेंगे, नहीं फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप लिख लेना, कल स्लाइड नंबर 17 तक, 17 से आगे मैं आपको कल करवा दूंगा।